गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सबका तैयारी अच्छा चल रहा होगा एग्ज़ाम के लिए। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एक बहुत ही अच्छा पोएम। इस पोएम का नाम है फायर हिम और इसको लिखे हैं के.एन. दारूवाला जी ने। तो शुरू करते हैं अच्छे से लाइन बाय लाइन कॉन्टेक्स्ट समझते हुए कि क्या है इस पोएम में। तो पोएम को पढ़ाना हम स्टार्ट करें उससे पहले हम पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पोएट कौन है और उनके बारे में कुछ बातें, क्योंकि एग्ज़ाम में भी पोएम्स के साथ साथ पोएट इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने बताया, पोएम का नाम है फायर हिम और इसको लिखे हैं के.एन. दारूवाला जी ने। तो पहले इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं, यहाँ दिया हुआ है, लाइन बाय लाइन इसको हम लोग कवर करेंगे। तो के.एन. दारूवाला बॉर्न 1937, इनका जन्म हुआ था 1937 में। और यहाँ पे इनके डेथ के बारे में नहीं दिया हुआ है कि इनका डेथ कब हुआ। इसका मतलब है कि जब ये बुक प्रिंट हुआ उस समय तक इनका डेथ नहीं हुआ था, वो जीवित थे, ही वॉज अलाइव। लेकिन रिसेंट न्यूज़ ही है, वैसे आपके एग्जाम में हो सकता है ये नहीं पूछे, बट जानकारी के लिए इनका डेथ 2024 में ही, इसी साल नहीं, इस साल नहीं, पिछले साल, क्योंकि अब 2025 आ गया, 2024 में इनका डेथ सितंबर में हुआ था और 1937 में इनका जन्म हुआ था। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। इनका जन्म हुआ था, यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो जो चीज़ मेंशन नहीं है यहाँ पे वो बहुत कम चांस है, बहुत कम चांसेस है कि वो एग्जाम में आता है, बट फिर भी जानकारी के लिए कुछ कुछ बातें और भी अधिक, इससे अधिक बताते चलते हैं। इनका जन्म हुआ था पेशावर, पाकिस्तान में। तो 1937 में जन्म हुआ था, तो उस समय तो वो भी भारत का ही हिस्सा था। तो ये इंडियन सिटीजन ही थे, भारत में ही रहे, भारत के लिए ही काम किए। आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो के.एन. दारूवाला बॉर्न 1937, द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड 1984। 1984 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड आप सभी को पता होगा कि साहित्य के क्षेत्र में भारत के लिए बहुत एक सम्माननीय पुरस्कार है, जो बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों को उनके सर्वश्रेष्ठ रचनाओं के लिए दिया जाता है। तो 1984 में, 1984 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, एंड कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड। और इनको इसके साथ ही साथ कॉमनवेल्थ पोइट्री अवार्ड भी मिला है, और इनको पद्मश्री भी मिला था 2014 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इसमें नहीं दिया है तो वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से वो अधिक अनिवार्य नहीं है। इज़ अ लैंडस्केप पोएट ऑफ इमेंस एंड अ वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। पोइट्री के साथ साथ ये शॉर्ट स्टोरीज जो होता है, उनके भी वो बहुत जाने माने से नाम है। इन के.एन. दारूवाला काफ़ी अधिक इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं। तो हिज पोइट्री इन हिज ओन वर्ड्स, his poetry in his own words, a totally impressionistic recording of subjective responses, a totally impressionistic recording of subjective responses। इसको ध्यान दीजिएगा कि इनसे जब पूछा गया था, या इन्होंने जो अपनी ही कविताओं के बारे में जो कहा, वो क्या कहा कि ए टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज। बोलने में, पढ़ने में कुछ भारी भरकम लग रहा है, इसका सामान्य भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि इनका जो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, वो इनके इम्प्रेशंस के ऊपर में, इन बिना इम्प्रेशनिस्टिक, यानी कि बिना किसी किसी फैक्ट पे, उनके अपने एक्सपीरियंसेस से, उनके अपने इम्प्रेशंस वगैरह से, वो खुद अनुभव करके क्या इनको फील हुआ, उसके आधार पे इन्होंने कविताओं का रचना किया है। ही क्लेम्स हिज पोएम टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप एंड हेंस अर्दी। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो पोएम्स है, वो मानते हैं कि ये रूरल लैंडस्केप यानी कि ग्रामीण परिदृश्य में ये पूरी तरीके से केंद्रित रहता है, और इसीलिए अर्दी है। यहाँ पे अर्थी नहीं पढ़ेंगे, इसको अर्दी पढ़ेंगे, यानी कि ज़मीन से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये इनका जो पोएम है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उस तरह का सेंस इनके कविताओं में रहता है। सोफिस्टिकेशन एज ए थिंक्स दैट इट वाइल एडिंग ग्लॉस टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्स। इनका अपना मानना है ये कि ये सन्स, यहाँ पे SHUNS, यहाँ पे सोफिस्टिकेशन, सोफिस्टिकेशन वर्ड है ये, इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। इसका अगर आप हिंदी मीनिंग पूछिएगा तो मिलावट, जटिलता, कुछ इस तरीके से इसका। तो ही सेंस सोफिस्टिकेशन, यहाँ पोइट्री का टर्म में इसका, इनका मानना है कि जो ये जो सोफिस्टिकेशन है, उसको ये नहीं उतना मानते हैं, उसको ये त्यागते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि ये पोइट्री में कुछ चमक धमक जरूर ला देते हैं।
ठीक है, ये सोफिस्टिकेटेड होके या कुछ जटिल होके ये पोइट्री कुछ मिलावट करने से, लेकिन द पावर ऑफ वर्ड्स जो है वो छिन जाता है। कविता की जो पंक्तियों का जो शक्ति है, जो पावर है, जो वो एक्चुअल में जो कहना चाह रहे हैं, वो फिर सही से कन्वे नहीं हो पाता है। द थीम्स ऑफ हिज पोइट्री आर लव, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी जो पोइट्री का जो थीम्स है उसको समझते हैं। पहला इनका जो पोइट्री का थीम है वो है लव, डेथ, डोमिनेशन, सिनिसिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायोलेंस। इसको आपको 4 बार 5 बार खुद से भी पढ़ना है, ये सारे थीम्स को, क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो इनके इनके पोएम में हम लोगों को लव का थीम मिलता है, डेथ का, डोमिनेशन का, सिनिसिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। लव आप सभी जानते हैं, लव फॉर एनी काइंड ऑफ लव, फादर लव, फादर सन, और एनी अदर काइंड ऑफ लव। डेथ इस पोएम में भी हम लोग देखेंगे, डोमिनेशन, सिनिसिज्म एंड प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। वायलेंस आप सब जानते हैं, अहिंसा, और प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी यानी कि जो मानव समाज का जो अभी दुर्दशा है, ठीक है, वो धीरे धीरे डिटोरिएट होते जा रहा है। तो उसके ऊपर में भी इनका काफ़ी, जो पोइट में अपनी पोइट्री के जरिए वो इस बात को दर्शाते हैं। अब वायलेंस, तो ये वायलेंस इनके पोइट्री में रहने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि ये के.एन. दारूवाला जी, ये पहले आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। ये इंडियन पुलिस सर्विस में काम कर चुके हैं एज अ ऑफिसर। तो जब वो पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, और तो वो उन्होंने काफ़ी सारा वायलेंस देखा भी होगा, और जैसा कि इन्होंने पहले भी बताया है कि इनका जो पोएम है वो इनके अनुभवों को का ही संग्रहण है। इन्होंने जो अभी तक पढ़ा, जो जाना, जो सीखा अपने जीवन के अनुभवों से, उसको वो अपने पोएम्स में लिखते हैं। So he writes with intensity and vigor involved in poetic creations. Since he had been in police service, violence is unavoidable in his poetry. He had been in police service, इन्होंने पुलिस सर्विस में भी में ये थे। वायलेंस इज अनअवॉइडेबल इन हिज पोइट्री, जिसके कारण वायलेंस जो है इनके पोइट्री में अनअवॉइडेबल है। तो वो कुछ ना कुछ वायलेंस का एलिमेंट इनके पोएम में रहता ही है, कुछ ना कुछ लव का, कुछ ना कुछ डेथ का, डोमिनेशन, ये सब, और ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर में ये थीम्स इनके कविताओं में रहता है। तो हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स इंक्लूड अंडर, इसको ध्यान में रखिए, अंडर ओरियन, एपरेशन इन अप्रैल एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। ये 3 नाम को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा और भी हैं कई सारे, लेकिन ये 3 आपके अगर पाठ्यक्रम में है तो इसको आपको ये 3 नाम को ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है, साहित्य अकेडमी अवार्ड यहाँ पे ये इनको मिला था इन्हीं की एक पोइट्री कलेक्शन, उसका नाम था आई थिंक द कीपर्स ऑफ द डेड, द कीपर ऑफ डेड, उसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ये कुछ इंट्रोडक्शन था, पोएम पे आए उससे पहले पोइट के बारे में हम लोगों ने कुछ जाना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कविता के ऊपर। कविता का नाम है फायर हिम। स्टार्ट करते हैं। The burning heart erupted phosphorescence and wandered ghost lights frightened passerby as a moonlit scuttled among the bones. ये जो सीन है, जैसा कि बताते, ये बहुत अच्छा लैंडस्केप व्यू। तो ये जो सीन है वो क्रिएट कर रहा है डर पासर्स बाई में, साथ ही साथ रीडर्स में। एक बच्चा है जो अपने पिता के साथ जा रहा है। तो बर्निंग घाट, घाट हम सब जानते हैं, यहाँ पे बर्निंग घाट का मतलब हुआ शमशान घाट, जहाँ डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है, अंतिम संस्कार जब वो किया जाता है, आफ्टर डेथ सेरेमनी जो होता है। द बर्निंग हार्ट एरप्टेड, एरप्टेड धधक उठा, फॉस्फोरसेंस, ये जो टर्म है, क्या होता है कि कभी कभार आग जब जल रही होती तो रोशनी होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आग है, मतलब आग पूरी तरीके से आग नहीं है वो, लेकिन फिर भी कभी कभार उससे प्रकाश निकलता है, वो अंदर में उसके कंजर्व रहता है, और कभी कभी फिर जब वो उसको लेट गो करता है तो प्रकाश, ऐसा लगता है कि आग नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ से रोशनी दिखाई देती है। एंड वंडरिंग घोस्ट फ्राइट, इससे क्या होता है कि वहाँ से जो लोग जा रहे होते हैं और अचानक से इस तरह का, तो वो कुछ एक कहते हैं कि एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। जो भी पासर बाई का मतलब वहाँ से जो भी मुसाफिर जा रहे होते हैं, जो भी लोग जा रहे होते हैं, तो जा रहे होते हैं, अचानक इस तरह का अगर प्रकाश धधक उठता है तो एक डर का, कि वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स, ऐसा लगता है कि जैसे भूत लोग हैं इनके पीछे। एग्जैक्ट मीनिंग पोएम को कभी भी उसके एकदम लिटरली ट्रांसलेट करके नहीं समझा जा सकता है। तो यहाँ पे एज मूनलिट स्कटल्ड, यहाँ पे इसका कंपैरिजन किया गया है एज के थ्रू। एज आप सभी जानते हैं एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली,
जिसमें एज़ का प्रयोग करके दो अनरिलेटेड थिंग्स या डिस्टिंक्ट थिंग्स दोनों उन लोगों को जो क्वालिटी में सेम हो उसको कंपेयर किया जाता है। तो मून लिट स्कटल्ड अलॉन्ग द बोन्स, ऐसा लग रहा है जैसे कि मून लाइट जो है, चांद की जो रोशनी है, वो बोन्स के थ्रू, क्योंकि वो वहाँ पे डेड बॉडीज़ हैं जो जल रही हैं, कुछ जल चुकी हैं, तो वो जो बोन्स है उसके थ्रू जब ऐसे चांद का रोशनी जा रहा है तो उस तरीके का कुछ प्रकाश में वहाँ का वातावरण है। वंस स्ट्रॉलिंग एट डॉन, डॉन डॉन होता है सुबह का समय, भोर जिसको हम लोग बोलते हैं, सूर्योदय से पहले का जो कुछ समय होता है उसको कहते हैं। पास्ट रिवर बैंक एट घाट, वी सॉ, यहाँ पे देखिए वी है यहाँ पे पोएट जो है वो अकेला नहीं है, पोएट इज नॉट अलोन, ही इज विथ हिज फादर, वो अपने पिताजी के साथ है। तो वंस स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग मतलब घूम रहे हैं, जा रहे हैं किसी काम से, वहाँ से स्ट्रॉल कर रहे हैं। एट डॉन, सुबह सुबह का समय है, वो उधर से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं। वी सॉ एम्बर्स, एम्बर्स अंगारे, जानते हैं जब जल जाता है वो जो कोयला धधकता रहता है वो अंगारा। लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, यहाँ पे जो इस ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्रूअल, यहाँ जो रेडनेस है, जब कुछ जैसे जल रहा होता है, सपोज कोयला हो या लकड़ी है, जब वो जल रहा होता है तो बहुत तेज जब वो धधक रहा होता है, एकदम लालिमा उसके अंदर रहती है, पूरा रेड रहता है, उसको ये क्रूअल कह के संबोधित कर रहे हैं कि क्यों, क्योंकि जिस समय में वो किसी भी चीज़ को जला देने के, उसके संपर्क में जो भी आएगा उसको वो जला देने में सक्षम है, ठीक है। तो जब कोई, तो उसके अंदर ये जो पावर है, तो जब पावर अधिक आता है तो उसके साथ साथ कुछ एरोगेंसी सब आता है, तो यहाँ पे उसको जो रेडनेस है एम्बर्स का, तो उस रेडनेस को वो क्रूएल कह रहे हैं पोएट। वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, यहाँ पे जो वो जो क्रूएल रेडनेस है वो क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे वो लालिमा कम होती जा रही है। टू द ग्रे एस दैट स्वेलोज ऑल, स्वेलो मतलब निकल जाना, इसका मीनिंग होता है टू द ग्रे एस दैट स्वेलोज ऑल हाफ कुक्ड लिम। यहाँ पे क्या है कि जब कुछ जल जाती है तो एक ही साथ सारा कुछ नहीं जल जाता है, कुछ भी जब हम जलाते हैं तो कभी उसका ऊपर का लेयर पहले जलेगा, ये जलेगा, तो क्या होता है कि जो जल जाता है वो ऐश बन जाता है, राख। तो यहाँ पे जो एम्बर्स है, तो अब वो भी जल रहा है अंदर में, उसका जो धीरे धीरे जो रेडनेस है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और जो जल चुका है तो उसका राख उसके ऊपर में पूरा, मतलब उसको वो पूरी तरीके से swallow कर रहा है, मतलब उसका जो रेडनेस है वो कम होते जा रहा है, जो पावर है वो धीरे धीरे वो अपना लूज करते जा रहा है। टू द ग्रे एश, जब वो जल जाता है तो फिर वो राख बनता है ना, ऐश उसी को बोलते हैं, ASH, ऐश, राख। हाफ कुक्ड लिम्स, कुक्ड मतलब यहाँ कुछ पकाया नहीं जा रहा है, हाफ कुक्ड लिम्स होता है हाथ पाँव ये सब, तो हाफ कुक्ड लिम्स यानी कि जो जो भी डेड बॉडी को जलाया जा रहा है तो वो पूरा नहीं जला है, कुछ भाग जला है, कुछ बचा हुआ है, तो उसी को हाफ कुक्ड लिम्स यहाँ पे कहा जा रहा है। बोर्ड विटनेस टू द फायर से डिबॉचरी, ये जो हाफ कुक्ड लिम्स है वो जो है किसका गवाह बन रहे हैं, फायर से डिबॉचरी, फायर का, आग का जो है डिबॉचरी, डिबॉचरी होता है हिंदी मीनिंग में कहते हैं जैसे कि अय्यासी या फिर इमोरल बिहेवियर, है ना, इमोरल बिहेवियर कह सकते हैं। अब जैसे कि कोई बहुत सपोज करो पैसा वाला है, वो रेस्टोरेंट गया, इतना सारा खाना ऑर्डर किया, कुछ 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 खाया, बाकी वाला छोड़ दो, मेरा पैसा मेरा मन, हम इतना खाएंगे इतना बर्बाद करेंगे, कह सकते हैं ये उसका डिवॉचरी हुआ। क्योंकि जो पावर वो पोसेस करता है, जो उसके पास है, उसका वो सही से प्रयोग नहीं कर रहा था। यहाँ पे आग के पास पावर है सब कुछ को जला के जब राख कर देने का, तो फिर वो पूरा तरीके से वो जो लिम्स है, वो बॉडी है, वो पूरी तरीके से नहीं जला पाया है, कुछ हिस्सा उसका बचा हुआ है। तो वो जो हाफ कुक्ड लिम्स हैं, जो बचा हुआ हिस्सा है लिम्स का, वो जो है फायर का जो डिबॉचरी है, जो इमोरल बिहेवियर है, उसको वो उसका वो गवाह है कि देखिए ये अपना काम सही से, इसके पास पावर था कि पूरा जला के नष्ट कर देना, क्योंकि यही इसका भी काम था, और ये काम किया नहीं। माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे ना वी, पोएट अकेले नहीं है, वो अपने पिता के साथ है, तो यहाँ पे उसके पिता ने कहा, क्या कहा, माई फादर सेड, यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स, तुम देख रहे हो क्या वो हाफ बर्न फिंगर, वो उंगलियां जो आधी जली हुई हैं, एंड बोन स्टब्स, बोन स्टब्स, ये स्टब्स क्या हुआ। अब हम सभी ने पेंसिल का यूज़ किया है, एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं। तो हम लोग पेंसिल है, अब वो जब टूट जाता है इसका पॉइंट, फिर उसको हम शार्प करते हैं, फिर ये प्रोसेस चलता रहता है ना, लिखते हैं, फिर वो घिसता है, तो लास्ट में क्या होता है कि इतना बड़ा टुकड़ा पेंसिल का वो बच ही जाता है, तो उसको फिर हम लोग रिटायर कर देते हैं, फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं, उसका यूज़ फिर हम लोग नहीं करते हैं। तो वो जो बचा हुआ हिस्सा है इतना छोटा, वो होता है स्टेप्स। जैसे बहुत लोग जो धूम्रपान करते हैं, करना नहीं चाहिए किसी को भी, लेकिन जो लोग करते हैं तो क्या होता है कि लास्ट में इतना छोटा सा वो हिस्सा ऐसा बचा रह जाता है, उसको वो लोग फेंक देते हैं, तो वो हुआ स्टब्स।
तो यहाँ पे बोन स्टब्स का बात कर रहा है कि हड्डियाँ हैं जो जल गई हैं, थोड़ी सी बची हुई हैं, टूटी हुई हैं, जैसी भी हैं, वो बचा हुआ। तो इसको हम लोग समझते हैं कि इसके पापा क्या कह रहे हैं, यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स एंड बोन स्टब्स, क्या तुम वो देख रहे हो, वो आधी जली हुई उंगलियां और वो हड्डी जो बचा हुआ है ना, वो अच्छे से जल पाया है ना कुछ। ये लाइन पे आप ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं कि द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेड। फायर जो है कभी कभी अपने डेड को भूल जाता है, यानी कि वो जो डेड बॉडी है उसको वो जलाना भूल गया, आधा अधूरा जलाया, पूरा काम अपना अभी तक नहीं किया है। ये उसके पिता उसको कह रहे हैं। ए ज़ोरोस्ट्रियन, ज़ोरोस्ट्रियन क्या हुआ? ज़ोरोस्ट्रियन हिंदुस्तान में कई काफ़ी सारे धर्म हैं, संप्रदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एक और धर्म है पारसी, ठीक है, उसी को कहा जाता है ज़ोरोस्ट्रियन, ठीक है। तो अल्पसंख्यक है, बहुत कम तादाद में हैं वो लोग भारत में, लेकिन जितने भी हैं वो सभी बहुत प्रॉस्पर हैं, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं। रतन टाटा जी, स्वर्गवास जिनका हुआ पिछले साल, वो भी ज़ोरोस्ट्रियन थे, पारसी समुदाय से ही बिलोंग करते थे। और जो भी हैं अच्छे रैंक पे हैं, वो लोग काफ़ी मेहनती लोग होते हैं। तो जो पोएट हैं वो भी पारसी धर्म से ही बिलोंग करते हैं। तो ये ज़ोरोस्ट्रियन आई, तो इस धर्म में क्या होता है कि वो लोग फायर को वो लोग एज अ सिंबल ऑफ विजडम, एज अ लाइट ऑफ गॉड, इस तरीके से वो मानते हैं। तो फायर को तो वो लोग बहुत पवित्र मानते हैं। तो इस ज़ोरोस्ट्रियन आई, माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंच्ड, अभी तो वो बच्चे ही हैं, अपने पिता के साथ जा रहे थे, तो वो इस तरीके से क्लेंच्ड मतलब इस तरीके से जोर से वो अपने ये बात को सुन के, अपने पिता की बात को सुन के वो कस के अपने मट्ठी इस तरीके से बांधे। तो इतने जो कि वो उनका जो वो दर्द होने लगा, वो जो इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, कि इतना कस के वो बंद किए अपनी मुट्ठी को कि उनको थोड़ा दर्द होने लगा। आई स्वोर टू सेव फायर, ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई स्वोर टू सेव फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो वो क्या किए, कसम खाई उस समय पोएट, क्या कि आई स्वोर टू सेव फायर फ्रॉम द सिन, सिन यानी कि पाप, जानते हैं आप। तो ये जो फॉरगेटफुलनेस है, ये जो भूलने का जो ये पाप है कि अपना काम उन्होंने ये पूरा किया नहीं, आधा अधूरा किया, भूल गए, तो इस सिन से, इस पाप से हम फायर को बचाएंगे। आई विल सेव इट, इट नेवर फॉरगॉट, देखिए इसको, इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 ईयर सिंस, इस ये जो हम लोगों ने अभी तक पोएम में जो पढ़ा, इस बात को हुए, इस चीज़ को हुए 20 साल बीत चुके हैं। अब जो वो पोएट, जो एक छोटा सा बच्चा था, वो एक खुद पिता है, वो खुद भी अब एक पिता है, एक फादर है। 20 साल बीत चुका है। एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, यहाँ पे फर्स्ट बॉर्न लिखा हुआ है। फर्स्ट बॉर्न मतलब पहली संतान, पहली संतान जो भी हो, बेटा हो बेटी हो, ठीक है। तो एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, 20 साल बीत चुके हैं और इनको जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड था, जो कि डेथ हो गया उनका, तो उसको ये क्या किए, जब उनका जो अंतिम संस्कार करना था तो ये जलाएं। जबकि ज़ोरोस्ट्रियन में क्या होता है, वो लोग जलाते नहीं, ठीक है। अलग अलग धर्मों में मृत्यु के बाद होने वाली जो क्रियाएं हैं ना, आफ्टर डेथ सेरेमनी, वो अलग अलग तरह की है। क्रिश्चियनिटी में उसको कॉफिन में बंद करके दफना दिया जाता है ना। हिंदू धर्म में जला दिया जाता है। तो ये क्या किए कि इनको भी जो है अपने जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है उसको वो जलाना पड़ा, ठीक है, वो अग्नि को समर्पित किए। क्यों? द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1,000 माइल। अब क्यों टावर ऑफ साइलेंस, ये जो टावर ऑफ साइलेंस है ये क्या होता है? टावर ऑफ साइलेंस जो है ना, वो टावर ऑफ साइलेंस क्या है कि इस धर्म में, ज़ोरोस्ट्रियन में क्या होता है कि एक सर्कुलर टाइप का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग जैसा होता है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा होता है। तो जब भी किसी का देहांत होता है तो उनके जो डेड बॉडी है उनको क्या किया जाता है, इसके टॉप पे ले जाके छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि जो बर्ड्स ऑफ प्रे है ना, फैल्कन, वल्चर, काइट्स, ये सब जो भी हैं, चील, गिद्ध, ये सब आते हैं, इनके बॉडी को फिर नोच नोच के खा के अपना पेट भरते हैं। उन लोगों का मानना है कि अब तो हम मर चुके हैं, हम मर के अब हम किसी के काम तो आ नहीं रहे हैं, मरने के बाद हम किसी के तो काम आए, तो मरने के बाद किसी के भी तो काम आए, तो इसलिए इनका डेड बॉडी को छोड़ दिया जाता है, ताकि जो भी पक्षी हैं, स्कैवेंजर्स, वो सब आके इनको खा के अपना पेट भरे। तो
लेकिन ये प्रैक्टिस अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जिस तरीके से हम लोग प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, तो अब जो गिद्ध हैं ये सब बहुत नंबर्स में है, पहले पहले जितने अब बचे ही नहीं। तो बॉडीज़ यहाँ पे डिके होने शुरू हो जाता है, स्मेल करना सब शुरू हो जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। तो यही है टावर ऑफ साइलेंस। ठीक है, आई होप आप सब समझे होंगे। तो जो टावर ऑफ साइलेंस है वो 1000 बहुत ज़्यादा दूर था। जब इनका जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है उसका डेथ हुआ, तो इनको तो अपने धर्म के अकॉर्डिंग करना चाहिए था क्रियाक्रम, बट ये क्या किए उसको कि क्या कर दिया, कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, आग को समर्पित कर दिया। द फायर हिम सेड टू मी, फायर हिम क्या बोले हमको कि यहाँ पे हिम HYM, ये हिम होता क्या है? हिम मीन्स होता है किसी का वंदना करना, स्तुति करना। ठीक है, एक गाना भी बहुत फेमस था, द हिम ऑफ द वीकेंड, कुछ इसी तरह का। तो ये फायर हिम जो है, तो ये कह रहा है किससे, वो जो आग का जो स्तुति है वो कह रहा है टू मी, पोइट से कह रहा है क्या, यू स्टैंड फॉर गिवन, तुमको माफ़ किया जा रहा है। किसको? पोइट को कहा जा रहा है कि तुम जो काम किए हो, जो गलती किए हो, उसके लिए तुमको माफ़ किया जा रहा है। क्योंकि ये खुद भी सोचे थे, बचपन में ही प्रण लिए थे कि नहीं हम फायर को जो है उसके सिम से बचाएंगे या कुछ। तो यू स्टैंड फॉर गिवन, तुमको माफ़ कर दिया जा रहा है। ब्रोकन, ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ। तो यहाँ पे टूटा हुआ मतलब अंदर से टूटा हुआ, स्वाभाविक बात है कि जिसके बच्चे का डेथ हो जाएगा तो वो तो अंदर से टूटा हुआ रहेगा पूरा। येट रिबेलियस, टूटा हुआ तो हम हैं लेकिन रिबेलियस अभी भी है, वो थोड़ा विद्रोही पन अंदर में जो एक जुनून रहता है। आई स्वोर, एक बार फिर से वो प्रतिज्ञा की, क्या किए, आई स्वोर दिस टाइम, इस समय वो इस बार फिर से एक वो प्रतिज्ञा की, क्या, टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, टू सेव फायर, फायर को जो है बचाना है फिर से। पहली बार वो स्वोर किए थे कि फायर को किससे बचाना है, सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस के सिन से, सिन यानी पाप, पाप से बचाना है। और इस बार वो क्या प्रण किए, इस बार क्या वो किए, टू सेव इट, सेव इट, इट यानी फायर, किस फायर को किससे बचाना है, द सिन ऑफ फॉरगिविंग। ये इन इस तरीके से इसको देखिए कि फॉरगिविंग अ सिनर इज ऑल्सो अ सिन, इस सब तरह का कुछ बात है कि अगर हम सिन किए, हम कोई पाप किए और फायर हमको फॉरगिव कर रहा है, क्यों भाई? नहीं, अगर हम कुछ गलती किए हैं, आई एम रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो वो श्योर किए कि नहीं, आई विल सेव फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग। तो ये पोयम था, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। मेरे पढ़ाने के बाद खुद भी आप सभी इस पोयम को थ्रू आउट, लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, और जो आपको डाउट हो वो पूछ सकते हैं। कोशिश किए हैं कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, लेकिन फिर भी, और ध्यान से एक एक लाइन सब कुछ अच्छे से पढ़िए, और ऑल द बेस्ट। ठीक है, टेक केयर।